साथियों नमस्कार। अड्डा पर आज बात करेंगे अयोध्या के राजा की। वो अयोध्या के राजा नहीं जो हमारे आपके हम सबके इष्ट हैं, जिनकी हम हर दिन पूजा ही नहीं करते, बल्कि तमाम करोड़ों भारतीय और दुनिया भर में रहने वाले जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो उन्हीं के नाम पर राम राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, जय सिया राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और ऐसे लोग जो हिंदू समाज से नहीं हैं लेकिन भारत को जानते हैं, चाहे वो विदेशों में रह रहे हों या भारत में, जो भारत के इतिहास हमारी संस्कृति को जानते हैं, वो भी मानते हैं। भले ही वो राम की पूजा नहीं करते, लेकिन वो भी उनको हमारा जो एक सांस्कृतिक हमारी पहचान है उसका प्रतीक मानते हैं। हमारी कल्चरल आइडेंटिटी राम से परिभाषित होती है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो उस अयोध्या के राजा की जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लाल टोपी धारण करते हैं और जिनको पता नहीं क्यों बिना सोचे समझे या शायद सोच समझकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी ने अयोध्या का राजा की उपाधि दे डाली। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में फैजाबाद की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब हार जीत चुनाव में लगी रहती है, लेकिन चूंकि इसी साल जनवरी के महीने में 500-550 साल के अथक संघर्ष के बाद हिंदुओं को वहां श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर की स्थापना हुई और रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। तो इसीलिए बीजेपी की इस हार को सीधे सीधे रामलला के मंदिर से जोड़ दिया गया, क्योंकि बीजेपी के एजेंडा में राम मंदिर का निर्माण था और इसीलिए सीधे सीधे ये देखा गया कि अयोध्या के लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के बावजूद बीजेपी को हराकर नरेंद्र मोदी और भाजपा को एक संदेश दिया है। अब संदेश दिया है या नहीं दिया है, ये तो विश्लेषण का ये मामला है और इस पर तमाम तफसीरें, तमाम विश्लेषण चालू हैं। लेकिन ये जरूर है कि रामलला का मंदिर और राम मंदिर जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम एक फैजाबाद की लोकसभा का एजेंडा नहीं है। ये देश में और दुनिया भर में सैकड़ों करोड़ जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, ये उनके संघर्ष की कहानी थी और इसको सिर्फ फैजाबाद लोकसभा की जीत या हार को उसका रिफ्लेक्शन के तौर पर दिखाना सिर्फ बचकाना ही नहीं है, बल्कि खतरनाक भी है। लेकिन ये बहस लोकसभा के नतीजे आने से लगातार चल रही है और आप सब भी देख रहे हैं। आज तो हम बात करेंगे उन सज्जन की जो फैजाबाद लोकसभा से जीत कर आए और उसके बाद पिछले कुछ दिनों के, पिछले 2-3 दिन के घटनाक्रम की। तो साथियों, जैसा हमने बताया, अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को, जो लोकसभा सांसद बने, उनको न सिर्फ अयोध्या का राजा ऐसा कह डाला, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि अयोध्या के राजा हम किन्हें मानते हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी लगातार अवधेश प्रसाद को एक ट्रॉफी, यूं कहिए कि एक तमगे की तरह उनको पूरे सम्मान के साथ हम कहेंगे कि हर जगह उनको सामने कर रही है। बार बार उनका नाम लिया जाता है, हर बैठक में, हर कार्यक्रम में, हर जगह सबसे अग्रिम कुर्सी उनको दी जाती है। उन्हें यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर जगह, हर मौके पर उनकी फोटो सबसे ज्यादा आए। अब साथियों, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो एक वरिष्ठ सदस्य हैं सपा के और लोकसभा के सांसद बने हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से 2-2.5 दशक से मैं एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तरह से देखती आ रही हूं और मेरे जैसे आप सभी तमाम लोग भी इस बात को गौर कर रहे होंगे, अभी तक हम लोगों ने सपा के किसी भी कार्यक्रम या सपा की एक्टिविटीज में, किसी भी मोर्चे पर, किसी कार्यक्रम में अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी के अग्रणी नेताओं के बीच
हमने कभी नहीं देखा था। मैं 2-2.5 दशक से सपा की राजनीति को ऑब्जर्व कर रही हूं। उसमें बहुत से बड़े और काफी स्थापित वरिष्ठ नेता थे, जिसमें से कुछ एक जो है अब वो हमारे बीच नहीं है, उनकी अवस्था बहुत ज्यादा हो गई तो अब वो सक्रिय नहीं है। कुछ नेता जैसे जनेश्वर मिश्रा जी, खुद मुलायम सिंह यादव जी, ऐसे कुछ स्थापित नेताओं का देहांत हो गया। और कुछ नेता सपा के ऐसे रहे जो इधर उधर हो गए राजनीति में, दूसरे दलों में चले गए या उनकी वो सक्रियता नहीं रही पार्टी में, वो किनारे लग गए। लेकिन इनमें से किसी में, कहीं भी किसी पंक्ति में अवधेश प्रसाद को नहीं देखा गया था। अचानक अभी इस वक्त अवधेश प्रसाद को ये जो महत्व दिया जा रहा है, सीधी सीधी बात है कि ये एक संदेश देने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को। वहां तक तो चलता है क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक दूसरे के साथ राजनीतिक दांवपेच का खेल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राम मंदिर से इसको जोड़कर हिंदू समाज को भी कुछ ना कुछ एक संकेत देने का प्रयास है। अब ये तो हम और आप अच्छी तरह देख चुके हैं पिछले 1.5-2 महीने में कि किन जातीय और स्थानीय और दूसरे समीकरणों के चलते फैजाबाद की लोकसभा में अयोध्या न हार कर भी उस लोकसभा को बीजेपी हारी है। ये एक सच्चाई है और ये बीजेपी के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है और पार्टी में इस पर मंथन होना चाहिए और हो भी रहा है। पार्टी अभी भी चेत नहीं पाई तो आगे भी ये मुद्दा आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो जब चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। इस समय हमारी चिंता इस बात की है कि अयोध्या में आज एक वहां के सपा के स्थानीय नेता, जिनको पार्टी ने कुछ समय पहले नगर अध्यक्ष भी बना दिया था, मोईद खान, वो 60 से ऊपर वर्ष की आयु के हैं। कोई कहता है 62 साल, कोई 63 साल। एक 12 साल की पिछड़े समाज की बच्ची, उसके साथ गैंगरेप की शिकायत आई है और इसमें कहा जा रहा है कि बच्ची ने और उसके परिवार ने, पीड़िता ने मोईद खान का नाम लिया है क्योंकि मोईद खान वहां एक बेकरी चलाते थे और उस बेकरी में वो बच्ची कुछ छोटे छोटे काम करने के लिए वहां जाया करती थी। अचानक ऐसा पता चला कि उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में दाखिल करने पर यह पाया गया कि बच्ची गर्भवती है और उसके बाद फिर पूरा मामला सामने आया। अब ये मोईद खान जो हैं, ये सपा के वहां के सक्रिय कार्यकर्ता नेता ही नहीं हैं, बल्कि बताया जाता है कि अवधेश प्रसाद के करीबी हैं, उनके दाहिने हाथ की तरह हैं। अवधेश प्रसाद जो जब से फैजाबाद लोकसभा से चुने गए हैं, हर राष्ट्रीय और प्रादेशिक और स्थानीय मुद्दे पर टिप्पणी करते हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने अपने पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के तर्क को आगे बढ़ाया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अब साथियों, डीएनए टेस्ट जो है ये एक साइंटिफिक तरीका है विवेचना का, इन्वेस्टिगेशन का, और इसका फैसला कोई पब्लिक डिमांड पे नहीं होता। ये पुलिस तय करेगी या अदालत से यह आदेश होगा कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए किसी मामले में या नहीं होना चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यही नहीं, इसकी डिमांड या तो पीड़िता करे या अक्यूज्ड करे। कोई भी नेता इसकी डिमांड करके और ये एक स्टैंड नहीं ले सकता कि आप जो है इस मामले को हल्का करने का प्रयास करें। वो 12 साल की बच्ची है, नाबालिग है, गैंगरेप का केस है और इससे संगीन मुद्दा हो नहीं सकता। तो आज ये तथाकथित अयोध्या के राजा एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में बार बार बयान दे रहे हैं, बार बार खड़े हो रहे हैं, जिनके ऊपर गैंगरेप का आरोप है। पार्टी के तमाम प्रवक्ता सपा के यही कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये तो राजनीतिक साजिश है। अगर ये राजनीतिक साजिश है तो मामला अदालत में जाने दीजिए, अपने आप साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव सहित अवधेश प्रसाद और तमाम लोग कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट कर लो। डीएनए टेस्ट करना है तो ये फैसला भी पुलिस या अदालत में होगा। मगर कहीं भी, किसी भी राज्य में, देश भर में कहीं भी
किसी बच्ची या महिला के साथ अत्याचार दुराचार का मामला आने पर जो लोग सबसे आगे मोर्चा खोलकर खड़े हो जाते हैं, आज सीधे सीधे एक अक्यूज्ड, एक जो अभियुक्त है, उसके पक्ष में खड़े ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि सीना ठोक कर ये कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है, और उसको साफ साफ ऑन रिकॉर्ड बचाने के लिए आज सामने आ रहे हैं और लगातार इस चीज को दोहराया जा रहा है। एक बार भी सपा के नेताओं की जो बयान उनके आए हैं या उनके प्रवक्ता जो टेलीविजन और हर जगह तर्क दे रहे हैं, उसमें उस 12 साल की पीड़िता के प्रति जो पिछड़े समाज से ताल्लुक रखती है, उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति किसी तरह का कोई ये संवेदना का जो एक संकेत है वो उनकी भाषा में नजर नहीं आ रहा। वो बार बार उसको किसी पार्टी से जोड़ते हैं, किसी और मुद्दे से जोड़ते हैं। और यही नहीं, एक बार सपा के लोग, मैं कहूंगी सपा के गुंडे, जो मोहित खान के करीबी कहे जाते हैं, वो लोग सिर्फ एक बार उस परिवार के पास गए। और क्यों गए? उस पीड़िता को और उसके परिवार के माता पिता और अन्य परिजनों को ये धमकाने और ये दबाव डालने अस्पताल के अंदर कि वो लोग इस मामले को वापस ले, नहीं तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। तो ये है सपा का पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और ये हैं मोईद खान को बचाने के लिए डट कर खड़े होकर बयान देने वाले अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद। क्या समाजवादी पार्टी ने एक पार्टी को केवल मजे लेने के लिए, कटाक्ष करने के लिए, व्यंग्य करने के लिए एक सांसद को अयोध्या के राजा की उपाधि देकर जल्दबाजी की, या उन लोगों ने इसमें अपनी हद पार की? और अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं, इनके आलोक में क्या समाजवादी पार्टी ये मानेगी कि एक सांसद को इस तरह की उपाधि दे देना केवल एक राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने के लिए, इस तरह की राजनीति का संदेश बहुत दूर तक जाता है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसनाक है। फिलहाल अड्डा पर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये फालतू की बयानबाजी बंद हो, कानून को अपना काम करने दिया जाए। मामले में न इस तरफ कोई दबाव होना चाहिए, न दूसरी तरफ कोई दबाव होना चाहिए, न कोई इनोसेंट को जबरदस्ती फंसाना चाहिए, और ना ही किसी तरह के राजनीतिक नफा नुकसान के चक्कर में पीड़िता को इंसाफ न मिले, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। इसीलिए बहुत ज्यादा बयानबाजी इस मुद्दे पर ना हो, मामले को पूरी तत्परता से और समय गंवाए बगैर, क्योंकि जितना समय गंवाया जाएगा उतना इस मामले की गंभीरता कम होगी, इसके साक्ष्य मिट जाएंगे, इसको हाईएस्ट लेवल पर इसकी जांच हो और जल्द से जल्द पीड़िता को एक न्याय मिले, उसको अपने आगे की जिंदगी में इस वक्त उसके साथ जो हुआ उसकी छाप उसके भविष्य पर कम पड़े, इसकी हमें चिंता करनी चाहिए। और भले ही कई लोगों ने पीड़ित परिवार को, राज्य सरकार समेत कई लोगों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग की बात कही है। आर्थिक सहयोग की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो आगे अपने जीवन के लिए कुछ उसको एक सपोर्ट मिल सके, लेकिन आर्थिक सहयोग न्याय की जगह नहीं ले सकता, यही हम चाहेंगे। और कृपया अयोध्या के राजा जो हैं वही हैं, हम उन्हीं को माने और उन्हीं की मर्यादा और उन्होंने जो आदर्श स्थापित किया उसको ध्यान में रखें। हर दूसरे व्यक्ति को अयोध्या का राजा नहीं बनाया जाता। इस पर विचार करिएगा और हमसे अपने थॉट्स, अपने विचार इस मामले पर हमसे साझा करिएगा। बहुत जल्द फिर किसी अड्डा में ऐसे ही किसी राष्ट्रीय विषय पर बात होगी। तब तक नमस्कार, हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे अड्डा पर आते रहिए।